हेलो एंड वेलकम बच्चों, एक बार मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ नया वीडियो लेके। जिसमें अपन बात करने वाले हैं किसकी करने वाले हैं। बात बहुत करते हो, बात ज़्यादा बहुत करते हो, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा देते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी पढ़ने वाले हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो नई बात सीखी मैंने। होता क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो देखो, इस इंस्टेंट पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी है वो निकालनी है, वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी। तो अभी तक जो बात करी उसको मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूँ, बता देता हूँ आप तक अभी तक क्या पढ़ा। तो चलते हैं अपन रिकैप के अंदर। अभी तक अपन ने पढ़ा बच्चों एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, कौन सी सिटी? वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एक टाइम ड्यूरेशन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा उस टाइम ड्यूरेशन में, आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। जैसे 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 घर से निकलते ही कुछ दूर चल, घर से निकले और आप मार्केट पहुँचे, ठीक है, घर से निकले और मार्केट पहुँचे, ये आपका घर है, ये आपका मार्केट यहाँ पर है, ये घर, ये मार्केट, ये मार्केट है आपका, ठीक है। घर से निकले मार्केट पहुँचे, घर से मार्केट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो मान लेता हूँ 100 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको टाइम लगा भाई, टाइम लगा पूरा का पूरा 100 मीटर जाने में आपको कितना टाइम लग सकता है? 100 मीटर जाने में मान लो आपको लग गई 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, यानी कि 3 इंटू 60 180 सेकेंड। तो क्या आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब बात वेलोसिटी की आएगी तो क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट। यदि स्पीड पूछ रहा होता मैं तो क्या लेते आप? तो आप लेते बच्चों डिस्टेंस। लेकिन अभी बात हो रही वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ तक? 100 डिवाइड बाई टाइम कितना लेगा? 180 सेकेंड। तो इस तरह से ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये आप घर से निकले या आप मार्केट पहुँचे, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रास्ते में है उसका घर, वहाँ उसका घर भी था। अब मैं आपसे पूछूं, आप जब इस जगह से निकल रहे थे, इस जगह से गुजर रहे थे बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी? उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? तो जो उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी है ना बच्चों, वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर, ये तो एवरेज वेलोसिटी आ गई कि आप यहाँ से यहाँ तक गए तो एवरेज किस स्पीड से चले। हो सकता है आप चल रहे हो तो कुछ टाइम आप तेज़ स्पीड से चलो, ज़रूरी थोड़ी ये वाली स्पीड आपकी टोटल पूरे घर से लेके मार्केट तक इसी स्पीड से चले हो आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी टाइम आप तेज़ चल रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, धीरे, फिर रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे बातें करते रह गए, धीरे धीरे और धीरे हो गए, बातें करने रुक गए, फिर आप तेज़ तेज़ चले, अरे यार मुझे जल्दी पहुंचना है मार्केट, फिर तेज़ चले, फिर ऐसे और ट्रैफिक मिल गया, फिर धीरे हो गए। मतलब वेलोसिटी चेंज होती रही। लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी निकालो तो वो एवरेज इतना आया कि आपने टोटल डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर ली, मतलब आपने एवरेज इस वेलोसिटी से आप चल, डिस्टेंस नहीं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कब होती है? जब ये क्या होती है यहाँ पे? स्पीड होती है ना, तब तो इसको बोलते, तब तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। लेकिन अब ये समझ गया ना एवरेज क्या होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप अपने किसी दोस्त के पास से निकल रहे थे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों? अभी तक बात हो रही है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, वो आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल ली हो तो वो कैसे निकालते हैं, उसके तरीके हैं बच्चों। कुछ तरीके हैं जो अपने शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और अपने लिए शास्त्र क्या है? अपनी फिजिक्स की किताबों में लिखे हुए। तो एक तो हो सकता है बच्चों आपको कोई दे दे एक्स और टी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। एक्स यहाँ पर क्या? डिस्प्लेसमेंट। बार बार बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है। यदि बात स्पीड की हो रही होती तो यहाँ पर डिस्टेंस होती, सीधी बात है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कोई ग्राफ है और ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है। इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 और यहाँ पर है t1। इस जगह से इस जगह तक गए आप, जहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया x2 और ये टाइम लगा t2। तो एवरेज वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगी?
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप x1 डिस्प्लेसमेंट से x2 डिस्प्लेसमेंट तक आपने कवर किया तो आपकी इस टाइम ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया ना, ये हल्का सा पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। तो क्या इस ग्राफ से निकाल सकते हो, क्या इस ग्राफ से निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है y इज प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स y इक्वल्स टू kx। ये इसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसके लिए एवरेज वेलोसिटी और मैं इस वाली लाइन पे कहीं पर भी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालूं, वो सेम आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी। देखो वेलोसिटी निकलती कैसी है इस ग्राफ की स्लोप से, क्योंकि ये y इक्वल्स टू x की लाइन है, तो जो स्लोप इस जगह पर होगी वही स्लोप यहाँ पर भी होगी, 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 मतलब हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन है y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर y2 माइनस y1 का मतलब हो गया x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 जो होता है, मतलब जो नॉर्मली tan थीटा क्या लिखते हैं, tan थीटा स्लोप होती है, उसको लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y के जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस ले लो डिवाइडेड बाई x के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट मतलब x2 माइनस x1, ये रही x2 माइनस x1 डिवाइड बाई x के कोऑर्डिनेट t2 माइनस t1। तो यहाँ से जो आएगी ये अपनी एवरेज स्पीड है। लेकिन ये बताओ, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी यदि वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वो ये सेम ही आएगी कि नहीं, क्योंकि आप इस लाइन पर कहीं पर भी कोई से भी दो पॉइंट ले लो, मैं ये लाइन वापस बना देता हूँ। इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 t1, दूसरा पॉइंट ये रहा, इसकी कोऑर्डिनेट x2 t2, तीसरा पॉइंट ये रहा x2 x3 t3, फोर्थ पॉइंट ये रहा x4 t4, फिफ्थ पॉइंट ये रहा x5 t5। कोई ले लिए मैंने। अब मैं इन दोनों के बीच की स्लोप निकालूं, मतलब x1 पॉइंट से x2 की, तो वो स्लोप क्या आएगी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है ये आएगी। अब मैं x1 से लेके x3 तक की निकाल दूँ, x3 माइनस x1 अपॉन t3 माइनस t1, ठीक है वो ये निकाल दी मैंने। या फिर मैं x2 टू x4 निकाल दूँ, तो x4 माइनस x2 अपॉन t4 माइनस t2। या फिर मैं निकाल दूँ x1 से डायरेक्ट x5, तो ये आ जाएगा x5 माइनस x1 अपॉन t5 माइनस t1। लेकिन ये सारी वैल्यू इक्वल होंगी, सारी वैल्यू इक्वल आएंगी, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ये सारी चीज़ रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, डेल एक्स वाई डेल टी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स वाई डेल टी, जहाँ पर डेल एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का, और टाइम डेल्टा टी क्या है, उस डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, वही है। अब देखो इन सारी इक्वेशन को यदि देखो तो ये सारी इक्वेशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये चीज़ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, हर चीज़ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हर जगह सेम रहेगी। इसीलिए आप चाहे किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालो या फिर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो क्या आएगी इसके लिए क्या आएगी, सेम आएगी। अब मैं बताता हूँ किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने का तरीका होता क्या है। देखो ये सारे पॉइंट के लिए निकाल दिए। अब मुझे यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे मार्कर को यूज़ कर लेते हैं, ब्लू वाले को, यदि मुझे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकालने का तरीका ये होता है, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचो। वो टेंजेंट मतलब इस लाइन को छूती है एक लाइन, ये यहाँ से छू के निकल रही है इसको, तो इसको छू के निकलने वाली लाइन भी यही लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ऑलरेडी, तो इस पर एक लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो बताओ इस वाले पॉइंट पर जो लाइन बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, वो भी यही लाइन के कोइंसाइड कर जाएगी, इसी लाइन के ऊपर बनेगी, तो उसकी स्लोप भी वही होगी जो इस लाइन की स्लोप है, जो ऑलरेडी ब्लैक लाइन बनी हुई है ना, और ब्लू लाइन जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस केस में सेम हो जाएगी। लेकिन अभी तो ये ग्राफ मैंने नॉर्मल बना दिया एकदम स्ट्रेट लाइन की तरीके से। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी बात। कौन सी बात? दूसरी बात, कोई एक ऐसा ग्राफ दे रखा है आपको बच्चों, ग्राफ किस किस के बीच में, ये ध्यान रखना आप, ये डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, और ये ग्राफ बना कुछ ऐसा।
मुझे निकालना है पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 t1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 t2। तो बताओ इस पॉइंट एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो क्या x2 माइनस x1 ये मतलब मैं इस कर्व पे जाऊंगा वो वाली डिस्टेंस लेनी है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी। तो डिस्टेंस नहीं लेनी, अपने को लेना है डिस्प्लेसमेंट। और ये x2 माइनस x1 मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहे हो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को दूसरे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम पाथ है वो क्या है? इसको डायरेक्टली इस पॉइंट से मिला दो। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि क्या है? जो कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करके आएगी। लेकिन x2 माइनस x1 इस केस में क्या है? इस केस में x2 माइनस x1 होगा क्या? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ गए आप? कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि अभी तक देखो एवरेज वेलोसिटी तो अपन पढ़ ही चुके हैं, मैं अब बताना चाह रहा हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, अब मैंने पूछ लिया पॉइंट नंबर 1 पर ही वेलोसिटी बताओ। पॉइंट नंबर 1 पर ही वेलोसिटी बताओ। अभी मैंने बताया तरीका क्या होता है किसी स्टैंड पे वेलोसिटी निकालने का, कि उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ। मतलब इस पॉइंट को छूती हुई एक लाइन बना दो, ये टेंजेंट बना दी। इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, और स्लोप कैसे निकालते हैं? जब मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिए, किसके? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे पढ़ा दिए ना लेक्चर, उनमें जाके देखो स्लोप किसी भी लाइन की होती है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर जो एंगल बनता है थीटा, वही इसकी स्लोप होती है। तो इस वाले ग्राफ की जो स्लोप की वैल्यू होगी वो ही इस इंस्टेंट पे, मतलब पॉइंट नंबर 1 पर यही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। किसी भी कर्व में यदि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाओ क्या? एक टेंजेंट। और जो टेंजेंट की स्लोप होगी, स्लोप मतलब टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा, इस वाले पॉइंट पर जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वही इस ग्राफ के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट नंबर 1 पर। यदि पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर, यदि इस वाले पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी तो कोई बात नहीं, इस पे एक टेंजेंट बना दो। ये टेंजेंट बना दी, और अब जो थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉइंट नंबर 2 के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, याद रखना। लेकिन पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्योंकि ये कहाँ तक, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू 90 से तो कम ही है। अभी 90 कब होती है? जब एकदम परपेंडिकुलर हो जाती है, लेकिन परपेंडिकुलर हो नहीं पाए ना अभी, 90 से तो कम है। लेकिन 0 से बढ़ती जा रही है वैल्यू। 0 कब होती? जब ये लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलने लग जाती है। ये भाई एक्स एक्सिस की लाइन ऐसे आती है ना एक्सिस के अलॉन्ग, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 0, क्योंकि ये थीटा चल ही नहीं पाया ना एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही नहीं बन पाया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 आती है। लेकिन अब ये कुछ लाइन चल चुकी है, जैसे जैसे लाइन ऊपर जाती जाएगी एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही। तो इस वाले एंगल की वैल्यू कम है पॉइंट नंबर 1 पर, और पॉइंट नंबर 2 पर एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि इस वाले कर्व में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप इंक्रीज होती जा रही है। और क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 1 पर थीटा की वैल्यू कम है, फिर आगे जाता जा रहा हूँ और पॉइंट नंबर 2 तक पहुँच रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। यदि थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ जाएगा। समझ गए आप? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि किसी ग्राफ से निकालनी हो तो उस पर्टिकुलर ग्राफ पे एक टेंजेंट खींचो, और उस टेंजेंट का जो टेन थीटा होता है वो इस ग्राफ की स्लोप होती है। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको पूछते कैसे हैं बच्चों? ये तो ग्राफ हो गया, लेकिन आपको पूछा कैसे जाता है? मैं बताता हूँ आपको कैसे पूछा जाता है। देखो एक्स और टी में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, या मान लो एक्स में एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी में कोई रिलेशन दे रखा है, t² माइनस 2t प्लस 3t प्लस 2, इसको क्यू कर देते हैं, इसको स्क्वायर। ये आपको रिलेशन दे रहा है एक्स और टी में। अभी मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, डेल एक्स अपॉन डेल टी, जहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। अब मैंने क्या होता है, यदि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? एवरेज वेलोसिटी आप एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट, और उसमें जितना टाइम लग रहा है वो आपको दोनों चीज़ें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता चला है और उनका टाइम पता चल गया, उनको डिवाइड कर दो। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कम होते होते, जैसे ये कर्व था
अभी मुझे पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक की निकालनी थी। तो ये एक लाइन बनाई है इनके बीच ही, x2 - x1 अपॉन y2 - y। अब ये लाइन इतनी क्योंकि मुझे किसी पर्टिकुलर मतलब पॉइंट नंबर 1 पर ही वेलोसिटी निकालनी है, तो ये लाइन एकदम छोटी हो गई ना। अरे बच्चे नहीं समझ रहे, देखो अभी मैं पॉइंट नंबर 1 से 2 गया, अब मैं पॉइंट नंबर 1 से 3 जा रहा हूँ, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी। फिर मैं पॉइंट नंबर 1 to 4 जा रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट नंबर 1 के पास आता जा रहा हूँ। फिर पॉइंट नंबर 5 जा रहा हूँ। अब ये पॉइंट जो मान लेता हूँ, जो दूसरा पॉइंट है एकदम उसके पास में, मतलब इनके बीच में गैप कितना है, लगभग 0, पूरा 0 नहीं, लगभग 0। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी इस टाइम पे। तो इसके लिए क्या करना है, इस वाले में क्या चेंज करना पड़ेगा। अब यदि मुझे ये कैसी वेलोसिटी है, एवरेज, कौन सी रेज, एवरेज। अब इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है मुझे, तो v इंस्टेंट हो जाएगी del x/del t में, यदि लिमिट t टेंस टू 0 हो जाए, यदि नीचे जो टाइम ड्यूरेशन है डेल्टा टी है वो लगभग 0 के अप्रोच करे, लगभग 0 का अप्रोच करेगा, तब ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ये मैंने ग्राफ से ही बता दिया। जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, जब डिस्प्लेसमेंट ये कम होता इतने पास में आ जाए 2 पॉइंट कि उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम कम हो गया। तो यहाँ से यदि v इंस्टेंट आएगा तो लिमिट जब डेल्टा t टेंड टू 0 हो जाता है, तब यहाँ से जो v इंस्टेंट आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं del x/del t से, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही होती है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंट। तो आप समझ गए, यदि आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप उस इक्वेशन का करोगे डिफरेंशिएशन, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे कि इस वाले ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, बड़े प्यार से आपको ये इक्वेशन दे रखी थी, ये रही, ठीक है। आपसे पूछ लिया t = 2 सेकेंड पे इस वाले इक्वेशन का यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछी ना, देखो आपसे ऐसा तो नहीं पूछा t = 1 सेकेंड से लेके t = 2 सेकेंड तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताओ, ऐसा तो नहीं पूछा आपसे। एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ ली, तो आपको अपने आप माइंड में आ जाना चाहिए कि मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो v इंस्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, dx/dt। यहाँ पर x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं dx/dt भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर इसको s से रिप्रेजेंट किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो इस इक्वेशन का, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन करना 3t² - 4t + 3 + 0 कैसे आया ये, क्योंकि t की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n(t⁻n−1). तो देखो tq में n की वैल्यू कितनी है, इसमें n = 3, तो 3 आगे आ जाएगा, 3t⁻n−1 मतलब t⁻3−1 मतलब t का स्क्वायर। ऐसे ही सेम इसमें हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और ये 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब बाहर रहेगा, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2 बाहर रहेगा, और ये 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर 2-1 मतलब t⁻1, ये रही t। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसमें t की पावर क्या है 1 आगे आएगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और t⁻1-1 मतलब t⁻0, और किसी की पावर भी 0 हो जाती है तो वो 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0 0 0। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अब आपसे पूछा ये ds/dt किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, v इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी इक्वेशन आई वो ये आ गई अपने पास। अब आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ t = 2 सेकेंड पे, जब टाइम 2 सेकेंड है तब बताओ वेलोसिटी कितनी है इंस्टेंटेनियस। कोई बात नहीं, इसमें t की जगह 2 पुट कर दो, -4 + 3, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 2 × 4 3 × 12 -8 + 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, इस तरह से ये हो जाएगा 7 मीटर/सेकेंड। ये मान लेता हूँ टाइम इसमें सेकंड में दे रखा है। आप समझ गए बच्चों, ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई। यदि यहीं पे पूछ लेता t = 1 सेकेंड पे बताओ, तो t की जगह इस इक्वेशन में 1 पुट कर देते, तो 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन दे रखी है, अब आपसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बताओ,
एवरेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछी जा सकती। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ली तो वो इंस्टेंटेनियस होगी ना बच्चों। अब इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी और बोल दिया कि t इक्वस टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वस टू 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो कोई बात नहीं, इसमें पहले v निकालो। v कैसे निकालोगे? ds/dt से। वही अभी इक्वेशन आई थी वो आएगी 3t² - 4t प्लस 3। अब आप बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एस फाइनल माइनस एन इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही होता है। एस फाइनल मतलब टी इक्वस टू 2 पुट करना है, तो ये अपनी वेलोसिटी है, ये अपनी वेलोसिटी है। लेकिन अपने को वेलोसिटी पुट कर दोगे क्या यहाँ पर? नहीं, आपको पुट करना पड़ेगा एस फाइनल। तो एस तो दे रखा है, एस फाइनल मतलब टी की जगह 2 पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस 2 × 2 का स्क्वेयर प्लस 3 × 2 प्लस 2, ये हो जाएगा t इक्वस टू 2 पर एक्स फाइनल। एस फाइनल मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस एस इनिशियल मतलब t इक्वस टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है तो इसमें 1 पुट कर दो, -2 प्लस 3 प्लस 2, ये एस फाइनल है अपना, ये एस इनिशियल है। टी फाइनल कितना है 2 और टी इनिशियल कितना है 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी। किस किस के बीच में? t इक्वस टू 1 से लेके t इक्वस टू 2 के बीच में। तो ये आप निकाल सकते हो। 2 2 4 2 8 -8 प्लस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 7 7 2 5 अपॉन नीचे तो 1 आ जाएगा, ये गया 8 - 5 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड वी एवरेज हो जाएगा। किस किस के बीच में? जब टाइम हो 1 से लेके 2 सेकेंड, जब टाइम 1 से 2 सेकेंड तक जा रहे हैं उनके बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। बात समझ गया? तो क्या इक्वेशन के थ्रू आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी नेवर हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट स्टडी ना सर, वी डू नॉट स्टडी। You can say anything, but we will not study. Okay, बच्चों, I can understand that you will not study, but at a particular point of time you'll have to study. Otherwise, it will very difficult for you to survive because nowadays competition is increasing day by day. That's why you'll have to prepare for all these things. Okay, now we'll take one more example. If displacement is given, now I am representing the displacement y x. X is given t4 plus 3t³ plus 2t square minus 2t plus 5. This is the equation of displacement given to you. Now the examiner is asking about the velocity at t equals to 2 seconds. If he is asking, he or she is asking about the velocity at particular instant, because he is asking the velocity at t equals to 2 सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछिए। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। निकालोगे कैसे? सिंपल, वेरी सिंपल, v इक्वल्स टू dxy dt। ये डिफ्रेंशिएशन करोगे 4t³ प्लस 3 3 9t स्क्वेयर प्लस 2 2 4t माइनस 2 प्लस 0, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। आपसे पूछ ली t इक्वल्स टू 2 पर वेलोसिटी बताओ, t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो इसमें, 2q प्लस 9 2 स्क्वेयर प्लस 4 × 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 2 8 2 2 4 2 8 8 4 32 प्लस 2 2 4 9 4 36 प्लस 8 minus 2. Now you can calculate easily 32 32 64, ठीक है, 64 और 4 68 68 and 8 76 76 minus 2 74 मीटर पर सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कब? जब टाइम 2 इक्वल्स टू 2 है, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी है? इस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी है? 74। Okay, now you are agree that you have learned about the instantaneous velocity. यदि आपको इक्वेशन दे रखी हो, यदि आपको ग्राफ दे रखा हो, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ बच्चों, निकाल सकते हो कि नहीं? अब आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बच्चों 2t स्क्वेयर i कैप प्लस 3t स्क्वेयर j कैप
प्लस 4t के कैप। इस इक्वेशन से आप क्या समझते हो पहले ये बताओ। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 2t स्क्वायर है, वाई डायरेक्शन में 3t स्क्वायर है एंड जेड डायरेक्शन में 4t है। एक्स वाई जेड तीनों वेलोसिटी दे रखी है। अब आपसे पूछ लिया यदि कि बताओ भाई इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, तो क्या करोगे आप इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब एस एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, यही है ना। आई कैप तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने बताई दी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ ली। अच्छा यही सारी चीज़ें अपन वेक्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, घबराना सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या 2t स्क्वायर इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन। अब आपसे पूछ लिया भाई t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 4t। आपसे पूछ लिया t इक्वल्स टू 2 पे 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये बात समझ गया। अब आपसे यदि पूछ लिया भाई इसकी वेलोसिटी बताओ, टोटल वेलोसिटी बताओ कब, जब टाइम है 3 सेकेंड। कितना सेकेंड? 3, नॉट फ्री, इट इज़ 3। तो बच्चों 3 सेकेंड पे निकालना है। तो टोटल पूछ लिया इसने, तो एक्स एक्स कैसे आएगा अभी मैंने बता दिया, एस एक्स हो जाएगा 4t, एस वाई हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब 60 और एस जेड हो जाएगा, सॉरी ये एस नहीं, अब ये वी हो गया ना, क्योंकि मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखा है ना। वी जेड कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 4t का डिफ्रेंशिएशन 4। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 3 पे कितनी है, ये हो जाएगी 12, और ये वाई डायरेक्शन में t इक्वल्स टू 3 पे 18, और ये तो कांस्टेंट है भाई, इसको टाइम से फर्क ही नहीं पड़ रहा। जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो t की टर्म गायब हो गई। यदि t गायब हो गया मतलब टाइम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम कितना भी बढ़ जाए इसकी वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी जब आप लिखोगे तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे का प्लस वी जेड के कैप, इस तरह से ये हो जाएगी 12 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्या आपको ये बात समझ में आती है या फिर ऊपर से जाती? अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में इसकी स्पीड बताओ, स्पीड समझ रहे हो ना, स्पीड बतानी है इसकी, क्या बतानी है इसकी स्पीड, कब, जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी तो ये आ गई, और स्पीड क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको। स्पीड होता है वेलोसिटी का मॉड, मतलब वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो आएगा वो ही स्पीड होगी। तो वेलोसिटी तो ये रही एक्स वाई जेड में, इसका रिजल्टेंट ले लो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आपकी फाइनल स्पीड हो गई भाई किसी पॉइंट में। किसी पॉइंट में मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में इसकी स्पीड ये होगी, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यदि स्पीड निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, जो भी वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होती है और उसका रिजल्टेंट भी होता है कुछ ना कुछ। लेकिन स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है मोड, सिर्फ मोड होगा, उसका मतलब उसका रिजल्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा स्पीड का। तो डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली रिजल्टेंट ले लेना जो भी स्पीड है, तो आपको वेलोसिटी का जो है स्पीड में कन्वर्जन पता चल जाएगा। यदि स्पीड पूछिए तो वेलोसिटी का जो मोड होता है, वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होता है वो ही स्पीड होती है अपनी, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका एक रिजल्टेंट भी होता है, मतलब परिणाम भी है, दिशा भी है। लेकिन जब बात करते हैं अपन डिस्टेंस की, वो दिशाहीन है, उसकी कोई भी दिशा नहीं है, उसकी सिर्फ रिजल्ट है उसका भाई, सिर्फ उसका परिणाम है। समझ गया आप बात को, समझ चुके ना। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें x दे रखा है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है बच्चों 2t माइनस 5, 2t माइनस 4, ये बना देते हैं इसको, ये बना देते हैं भाई, ओ भाई 2t स्क्वायर माइनस 4 बना देते हैं। चलो ठीक है, आप भी क्या याद रखो। अब इसकी निकालते हैं वेलोसिटी, वो क्या होगी dx वाई dt
ये हो जाएगा 40 माइनस 0, ये आ जाएगी 40। अब इसमें पूछ लिया भाई आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बता दोगे ना, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 4 × 2 8। यदि आपसे पूछ ली एवरेज वेलोसिटी बताओ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, बता दोगे ना कैसे? इसमें कुछ मत कर देना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन, या फिर यहाँ पे एक्स ले रखा है तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल मतलब टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, तो टी इक्वल्स टू 5 इसमें पुट करो तो 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 माइनस 4 माइनस, इसमें अब टी इक्वल्स टू 2 पुट करो क्योंकि 2 से 5, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस इनिशियल 2, बस यही पुट कर दो, ये हो जाएगा 46 माइनस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 42 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए बच्चों? इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं यदि इक्वेशन दे रखी हो तो। अब एक मज़ेदार सवाल करते हैं बच्चों, मज़ेदार सवाल तो मैं बाद में करूँगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक कोई भी आप चल रहे हो स्कूटर से चले, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसको मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, एंड ये बोर्ड के बाहर है जेड, ऐसे है, ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के बाहर जेड है, ठीक है। अब देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी आप इस जगह पर हो, 0 से लेके इस जगह पर हो, ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो आपको लेंथ दे रखी है वो मैं मान लेता हूँ 5 मीटर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, 0, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है इधर, वो किस पर है बच्चों -5 पर, तो -5, 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे ही पूछ लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 पर और पॉइंट नंबर 2 पर। तो बताओ पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट को देख के वेलोसिटी की कभी भी मत बता देना डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। हो सकता है कि वो कोई भी चीज़ है वो इस वाले पॉइंट पर है लेकिन वो इस डायरेक्शन में चल रही हो, इस डायरेक्शन में यदि चल रही है मतलब वो पॉजिटिव वेलोसिटी है उसकी, एक्स डायरेक्शन में कैसी वेलोसिटी है, पॉजिटिव। यदि सेम इसी पॉइंट पर है लेकिन वो जा रही है इस डायरेक्शन में, इधर जा रही है, भले ये एक्स, देखो कोऑर्डिनेट से फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचो कि सर इस यहाँ तक तो ये पॉजिटिव है ना, जब यहाँ तक आ जाएगी तब तक तो पॉजिटिव रहेगी वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन किधर है इसकी, वेलोसिटी डायरेक्शन ही बता रही। तो बच्चों यदि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है तब तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यदि ये इधर चल रही है तो, यदि ये इधर चल रही है, भले ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, इधर चल रही है तो इस पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। समझ गए? सेम इस पॉइंट पे कहानी है, यदि ये राइट साइड चल रही है तो इसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और यदि लेफ्ट साइड चल रही है तो इसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। यदि ये कहीं भी नहीं चल रही, यहीं पे रुकी हुई है, सेम ये वाली बॉडी भी यहीं पे रुकी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, कहीं पे भी नहीं जा रही। आप बात समझ रहे हो? आप किसी भी पॉइंट पे हो, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप ये नहीं बता सकते ये बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है, भाई नहीं बता सकते। ये कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आप कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, ये है t² माइनस 2t प्लस 4। अब आपसे मैं पूछ लूँ, अब ये बताओ कि ये जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, t=0 पे किस डायरेक्शन में चल रही है, t=0 पर। तो t=0 आप इसमें डायरेक्ट पुट करोगे, आप निकाल दोगे 4, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। ऐसी गलती कभी मत कर देना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इससे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बता सकते हो बच्चों। वेलोसिटी के लिए तो आपको dx/dt करना पड़ेगा, इसको मैं ले लेता हूँ 4। तो देखो इसके dx/dt करोगे 2t माइनस 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी इक्वेशन आई 2t माइनस 4। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई अब बताओ, आपने वेलोसिटी निकाली, अब मैं पूछूँ t=0 सेकंड में ये इसकी वेलोसिटी क्या है और ये किस डायरेक्शन में चल रही है।
तो t इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, तो जब इसमें t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये बताओ इसकी स्पीड कितनी है, अभी इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, तो भैया इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं देखी जाती, डायरेक्ट उसका मोड ले लो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मोड ले लो बस, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। लेकिन जो साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब ये बताओ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में किधर चल रही है, एक्स में, वाई में, जेड में, ये आपको दे रखा होगा भाई इसकी वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ये आपको दे रखा होगा। यदि एक्स वाई जेड में अलग अलग होगा तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती, 2t² i कैप प्लस 3t² j कैप प्लस 4t² k कैप, ऐसे करके कुछ दे रखी, तो एक्स वाई जेड में अलग अलग निकालो। ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है 2t² माइनस 4t i कैप प्लस 4t² माइनस 3t प्लस 4 डायरेक्ट जे कैप प्लस थर्ड टर्म है इसकी 6t² माइनस 5t प्लस 3k कैप, ये 3। तो आपसे एक्स वाई जेड में भी पता चल जाता है एक्स में वेलोसिटी कितनी है किसी भी इंस्टेंट पे, आप उसमें इस को डिफ्रेंशिएट करो और t इक्वल टू जितना भी दे रखा है उसमें पता चल जाएगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है उस पॉइंट पर, y में पता चल जाएगा, z में पता चल जाएगा, ऐसे वो आपको एक्स वाई जेड में क्लियर कर डिफ्रेंशिएट करके देगा। यदि आपको सिर्फ इक्वेशन दे रखी है ऐसे करके और कुछ नहीं बता रखा, मतलब आप मान के चलोगे कि ये बॉडी यूनिडायरेक्शनली मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में, सिर्फ इसकी एक डायरेक्शन है, वो कोई भी डायरेक्शन हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसमें प्लस आ जाएगा आगे, नेगेटिव में मूव कर रही होगी तो माइनस आ जाएगा। बात समझ गए? समझ गए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बताओ और डायरेक्शन बताओ, तो t इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, 2 × 2 - 4, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्शन पूछने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है किसी भी पॉइंट पे, तो ना पॉजिटिव में चल रही है ना नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ना पॉजिटिव में चल रही है ना नेगेटिव में चल रही है, बात खत्म। तो मतलब v इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं पूछूँ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ इसकी वेलोसिटी, तो इसमें 3 पुट कर दो, तो 3 × 2 = 6 - 4, तो ये हो जाएगी 6 - 4 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन की क्या पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये बॉडी मूव कर रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये मूव करी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये कैसे चल रही होगी बच्चों, t इक्वल टू 0 पर 0 सेकेंड पर ये मूव कर रही थी इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ होगा, ये रुकी होगी और ये रुक रही है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 0, मतलब 2 सेकेंड के बाद 0 सेकेंड पे इधर चल रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इधर चल रही, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक इधर चलती है, 2 सेकेंड पे जाके ये रुक गई, फिर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, अब ये चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर, पॉजिटिव प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है ना, इनिशियली कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, एक पॉइंट पे जाके रुक गई, फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। इनके जब ग्राफ देखेंगे तब आपको और क्लियर कर समझ आएगा कि ये ग्राफ्स कैसे बनते हैं इनके, और उन ग्राफ से कैसे निकालते हैं इनकी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आई थिंक बच्चों you have understood the problem. Now we will have to move toward the derivation. अब डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, जो कि है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन dv/dt होता है, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx/dt, अभी बताया वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो एक्सेलरेशन है वो है अपना वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि ये आपको पता है बच्चों तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे रखो। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना सर, डेरिवेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ हो गया, क्या करना है सर फिर, कुछ नहीं, अरे वाह मजा आ गया। a इक्वल्स टू dv/dt, ये फॉर्मूला याद कर लो, तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा a dt। अब दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, कौन सा ग्रेशन, इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी आपकी मान लो कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी हो गई v, मतलब वेलोसिटी u से लेके v तक वेरी कर रही है, और टाइम जब टाइम 0 था
तब वेलोसिटी थी u, जब टाइम हो गया t तब वेलोसिटी हो गई v। बात समझ में आ गई। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो dv का इंटीग्रेशन v और u से v लिमिट लग जाएगी a dt। अब बच्चों जो भी ये इक्वेशन है बच्चों, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, वो कब वैलिड है? जब ए मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब। अच्छा ये वाली इक्वेशन कब वैलिड है? ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये बच्चों हमेशा वैलिड है क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये जो इक्वेशन है अपनी तीन इक्वेशन, वो कब वैलिड होती है? जब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, लिमिट है 0 से t। तो इसमें लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू a, इसकी लिमिट हो जाएगी t माइनस 0। तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वाह वाह, मज़ा आ गया सर, क्या आ गया? मज़ा ही मज़ा, मज़ा आया ना। एक इक्वेशन डेराइव करनी है बस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी याद रखना, उसको ऐसे करना 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 करना, बस ख़त्म कहानी बच्चों, ख़त्म कहानी, कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब v इक्वल्स टू क्या होता है भाई? डी एस वाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एस वाई डी टी ये होता है। अब डी एस को मैं लिख देता हूँ भाई वी डी टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से v को यहाँ पे उठा के रख देना है, v को यहाँ पर उठा के रख देना है, वो है a प्लस यू प्लस ए टी और डी टी इंटीग्रेशन। टाइम वेरी हो रहा है 0 से लेके t तक, ठीक है, 0 से लेके t तक टाइम वेरी कर रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो जब टाइम 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो गई जब टाइम t था। ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट हो गई 0 से s। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इनका दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, u dt प्लस ए टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया u का u टी प्लस a, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का वीडियो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, उससे ये हो गया भाई। मैं बता देता हूँ हल्का सा, टी की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला भाई। किसी का भी इंटीग्रेशन करना हो टी की पावर n का, तो टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आ गया। इसमें लिमिट लग दो, ये s माइनस 0 हो जाएगा इधर, इसमें लिमिट लगाओ भाई, t लगो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये माइनस, अब इसमें 0 पुट करो तो u इंटू 0 प्लस a बाई 2 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मज़ा आ गया ना, बोल दो बच्चों, दिल से बोल दो, मज़ा आ गया ना, मज़ा। इस तरह के आपको आ जाएगा मौजा ही मौजा। ये दो इक्वेशन डेराइव हो चुकी हैं भाई। तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा रिवीजन करा देता हूँ। तो डिवीज़न ये है आपके लिए, फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने के लिए a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, सेकेंड डेराइव करने के लिए v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। अब थर्ड कैसे डेराइव करें भाई, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये डेराइव करने के लिए यहाँ पर टाइम वाइम नहीं है भाई, टाइम गया एकदम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। इसके लिए आप क्या करते हो, ये वाली इक्वेशन वापस लिखते हैं, लिख लूँ, कोई दिक्कत बच्चों, प्यारे बच्चों, बोले बच्चों, कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है टाइम की टर्म नहीं है तो मुझे यहाँ से टाइम हटाना ही पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डी एस और डी एस ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है। इसमें टाइम नहीं है तो a इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा भाई, डी बी बाई डी टी इधर, और ये डी एस बाई डी टी, मैंने डी एस का मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, ठीक है, डी एस का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा डी बी बाई डी एस
इंटू डी एस बाई डी टी, मैं डी टी को इधर ले गया तो भाई डी एस बाई डी टी क्या होता है अभी बताया मैंने, वी, तो वी डी वी बाई डी एस। क्या बात है सर, मज़ा आ गया मज़ा। ए इक्वस टू वी डी वी बाई डी एस नया फॉर्मूला मिल गया। अभी तक ए इक्वस टू डी वी बाई डी टी था, लेकिन यदि टाइम की टर्म गायब करनी है तो ए का जो फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एस। अब मैं क्या करता हूँ, ए इंटू डी एस इधर लिखता हूँ, वी इंटू डी वी इधर लिखता हूँ, कर देता हूँ इंटीग्रेशन। अब आपको पता है ये इक्वेशन जब डेराइव हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एस वी डी वी का इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट u से v, इनिशियल वेलोसिटी u थी जब डिस्प्लेसमेंट 0 था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x हो गया, आप समझ गए, और ये हो जाएगा ये। और वी डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। सर ये कहाँ से आया, ये मैंने इंटीग्रेशन बढ़ाया था, बढ़िया से बताया था, वहाँ जाके देख लेना। इसका इंटीग्रेशन a एज 0 से एज v स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट रख दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस 0 इक्वस टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2। यहाँ से इसको ले जाऊँगा इधर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2s, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या बात, पकड़ में आ गई, आपको पकड़ लेना, आपने खस के पकड़ लेना, इसको छोड़ नहीं देना। तो मैं वापस एक बार, ये बात समझ में यहाँ तक आ गई समझ में, आपने क्या किया, ए इक्वस टू डी वी बाई डी टी, ये पहली वाली इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए जो चीज़ लिखी थी वो वापस लिख ली। अब आपने क्या किया, मुझे पता है कि थर्ड इक्वेशन में टाइम की टर्म नहीं आती, तो टाइम की टर्म नहीं आती तो मैंने डी एस का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, कर दिया ना। तो मैं एक डी एस को तो ले गया डी वी के नीचे, ओके, और एक डी टी को ले आया डी एस के नीचे, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाता है वी, तो ए इक्वस टू वी डी वी बाई डी एस, एक नया फॉर्मूला मुझे मिल गया इस इक्वेशन से, ठीक है। ए इक्वस टू वी डी वी बाई डी एस, तो डी एस को ले गया इधर, तो ये ए डी एस हो गया, ये हो जाएगा वी डी वी, और लिमिट हो जाएगी u से v, और डी एस की लिमिट 0 से लेके s तक। यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन s, 0 से s लिमिट लगा दी, इसका इंटीग्रेशन वी डी वी का v स्क्वायर बाई 2 कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूँ। x डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट होता है। जब भी कैसा इंटीग्रेशन हो, जब इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता, ये लिमिट हो तो ये सी हट जाता है। ये कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का वीडियो देखना पड़ेगा ऐसे समय। तो ये आता कैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे आता है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से ये वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी 0 से v, इस तरह से ए एज वी स्क्वायर बाई 2, नीचे से 2 इधर ले गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2s, तो वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से तीनों इक्वेशन डेराइव हो चुकी हैं। लेकिन मेरा क्या फ़र्ज बनता है कि मैं इन इक्वेशन को वापस आपको ये बताऊं कि भाई आपको याद क्या रखना है आखिरकार। फर्स्ट इक्वेशन के लिए याद रखो ए इक्वस टू डी वी बाई डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, लिमिट 0 से t टाइम के लिए और वेलोसिटी के लिए u से v। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी एस बाई डी टी, और वेलोसिटी की जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आएगी v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह u प्लस ए टी यहाँ पर पुट कर देना है और इसको इंटीग्रेशन कर देना है। डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से s, और टाइम की लिमिट 0 से t, ये वैल्यू पुट कर दोगे सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन डेराइव करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही रखना है जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा था, लेकिन अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वस टू वी डी वी बाई डी एस। ये बस 3 प्यारे नन्हे मुन्ने फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लो, ठीक है, याद कर लोगे, इस तरह से आपके काम तमाम कर दोगे इन तीनों इक्वेशन का। आप समझ गए। अब मैं एक बार देख लूँ कि वीडियो कितनी देर की रिकॉर्ड हो चुकी है, ताकि मैं आगे बनाना है लाइन। तो बच्चों ये हो चुकी है 48 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो आगे नहीं बना रहा, आगे देखेंगे कल। थैंक यू सो मच।